तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। फाइनली वी आर हियर डूइंग द पॉडकास्ट ऑन द मोस्ट अवेटेड टॉपिक कॉल्ड सीएस एग्जीक्यूटिव। तो जब हम लोग इतने सारे वीडियो शूट करते थे, इतने सारे पॉडकास्ट डालते थे, तो एक कॉमन क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट का होता था कि सर सीए के लिए इतना सारा कुछ होता है, सीएस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कंपनी सेक्रेटरी दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कोर्सेज इन द कॉमर्स स्ट्रीम। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के ऊपर। And I'm really glad I'm feeling that energy around me because पूरी की पूरी CS एग्जीक्यूटिव टीम मेरे पास बैठी हुई है इसी केबिन के अंदर। एक के बाद एक सारे धुरंधर टीचर्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव आर ऑल हियर इन दिस केबिन। तो बहुत ही मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट CS एग्जीक्यूटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टालवर्ड्स ऑफ CS एजुकेशन विद अस, तने कसेरा सर एंड नितिशा मैम। दोनों ही काफी सालों से सीएस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट जो ग्रुप 1 का है दैट इज एसबीआईएल, जो पढ़ाती है सीएस अमनदीप। देखो यार बच्चों, एसबीआईएल पूरे अगर ग्रुप 1 की बात करें तो मोस्ट इजी सब्जेक्ट है और मोस्ट कोडिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चों का एग्रीगेट कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट से बनता है। सबसे बड़ी बात, जेआईजीएल और कंपनी लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम, केस बेस ज्यादा मिलते हैं। एसबीआईएल में कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों को थोड़ा इजी भी लगता है। दूसरी चीज, बच्चा कहीं ना कहीं जब कंपनी लॉ पढ़ लेता है तो काफी हद तक उसको एसबीआईएल में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इसमें आप यही बात करोगे कि भैया कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमारे लिए मतलब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एसबीआईएल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीएस बनने के बाद में आपको यही तो करना है दिन रात कि कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, एलएलपी बनाओगे तो कैसे रजिस्टर कराओगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका एक और पार्ट है, लेबर लॉ। बीइंग अ सीएस अब हमको एज अ लेबर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने की परमिशन है, तो वो कहीं ना कहीं सीएस के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कि चलो यार लेबर लॉ के बारे में हमें पता रहेगा कि कौन कौन से कंप्लायंसेस है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर लगते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। दूसरा, सीएस बनने के बाद में ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। भाई मुझे तो एक बात समझ में आई, एसबीआईएल इजी है, इसको पकड़ लो, इसमें 60 नंबर ले आओ तो शायद तुम्हारा ग्रुप 1 निकल जाएगा। एंड द लास्ट पेपर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दिस सब्जेक्ट इज शेयर्ड बिटवीन टू सर्स ऑफ योर्स। एक है पीयूष माहेश्वरी सर और एक है संतोष अहिरवार सर। पीयूष सर, मेरा सब्जेक्ट वैसे कम वेटेज का है सबसे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये पूरे के पूरे 100 नंबर का सब्जेक्ट है। देखो सब कुछ कर लिया, सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े, सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करोगे क्या अल्टीमेटली? ये पढ़ कर पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमा के इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी आपको पता होना जरूरी है। तो बिना इस सब्जेक्ट के आप पैसे को कहाँ रखना है, कैसे करना है, क्या टर्मिनोलॉजी है मार्केट में, ऐसा नहीं हो जाए कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है इसके साथ। तो डेट्स व्हाई हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट को सीखेंगे। वो एक कहावत है ना, मुखम मृष्टम हृदयम पृष्ठम रोम रोम अपरेश्वरी, ऐसे लोग होते हैं माहेश्वरी। तो पीयूष सर ने तो माहेश्वरी सर ने बिल्कुल बनने वाली बात बोली कि भाई सब कुछ बाढ़ में जाए, इवेंचुअली द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज पैसा। So you should really learn to manage it, and that's why financial management is in the syllabus. And then we have the last subject of group 1, that is corporate accounts. भाई साहब संतोष कुमार, मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। लेकिन अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है, ये सीएस वाले बच्चों को ऐसा रहता है सर कि अकाउंट्स ही तो पढ़ना नहीं था, तभी तो सीएस में गए थे, अब अकाउंट्स फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो उन बच्चों को बोलना चाहूँ सर, अकाउंट्स का जो पेपर भी पैटर्न आया है न्यू कोर्स में, उसका 1/3 पार्ट तो थियरी वाला पार्ट रहता है। बहुत सारे लोगों को रहता है ना, अकाउंट्स मतलब थोड़ी सा बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट उसका 1/3 पार्ट आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रुप पास करना है तो अकाउंट्स को भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जैसे आपके बाकी जो भी लॉस के सब्जेक्ट रहते हैं वैसा। बस मैं इतना बोल सकता हूँ, अकाउंट्स आप आओ, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको अकाउंट्स में जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यार अकाउंट्स पढ़ना तो वैसे भी जरूरी। देखो एज अ कंपनी सेक्रेटरी बैलेंस शीट पे साइन होते हैं हमारे, तो यार जब बैलेंस शीट पे साइन मारोगे तो क्या पढ़ोगे नहीं पहले, और पढ़ोगे नहीं तब टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं है एफएम की अकाउंट्स की, तो साइन क्या करोगे? रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी आ जाएगी। तो अकाउंट्स तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो ऐसा होता है कि सीएस वाले बच्चों के लिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स, तो सीएस वाले बच्चों के लिए वो गली क्रिकेट में क्रिकेट टीम होती है जिसमें एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो नाली में से बॉल उठाने के लिए होते हैं। तो यूजुअली बच्चा अकाउंट्स और एफएम को उसी कैटेगरी में डालते हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी important subject out there, I'm telling you, क्योंकि मैं पर्सनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ इन सी इंटरमीडिएट अलॉन्ग विद पीयूष सर। तो मुझे पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सीए में अकाउंट्स इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स। आई कैन टेल यू कि भले ही ये सीएस के अंदर है, वर्किंग नॉलेज है, बट दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वन, जो अगला सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, सिक्योरिटी लॉ। तो मैम पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन तो हो रहा है,
आपकी सीएस जर्नी क्या थी, मतलब कैसे आपने सीएस किया? कुछ एक ऐसा इवेंट जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं जो थोड़ा फनी हो, जिससे बच्चे इंस्पायर भी हो पाए? मैंने ऐसा पढ़ा देखो मेरी सीएस की जर्नी ये थी कि जब हम लोग सीएस कर रहे थे एट दैट टाइम हम लोगों के पास में कोई कोचिंग क्लासेस या कोई एज सच मेंटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोगों ने स्क्रैच से सब कुछ खुद ही ने पढ़ा था। तो मे बी दैट इज द रीजन कि हम लोगों को पता है कि किस तरीके से इंटरप्रीट करना है, कैसे याद करना होता है, कैसे लिखना होता है, बिकॉज वो सेल्फ ही सब कुछ करना पड़ता था। सबसे अच्छा जो मुझे उस वक्त था सीएस में जब मैंने ज्वाइन किया था वो कि आई कुड क्लियर ऑल माय ग्रुप्स इन 1 अटेम्प्ट। तो वो मुझे बड़ा था कि एक बार में क्लियर होना बहुत जरूरी है। लॉ में पहले से ही इंटरेस्ट था, वही अकाउंट्स की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा से नहीं है, इसीलिए सीएस में लॉ में बड़ा इंटरेस्ट आता था। बस वहीं से खुद ही ने पढ़ा, खुद ही ने खुद को समझाया, तो खुद को समझाया तो समझाना अब इजी हो गया है। दैट इज व्हाई अब तो मजा वहाँ आता से है पढ़ाने में। टीचिंग का एक इंटरेस्ट भी जागा? मे बी इंटरेस्ट तो नहीं, पर हाँ वो वहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि खुद ही को समझा रहे तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो आप बंक वंक करते थे सीएस क्लासेस? नेवर मैं बहुत सीधी थी और सीधी हूँ अभी भी। मैं तभी सर का कमेंट चाहूंगा इसमें। हमारे टाइम तो अकाउंट्स की क्लास लगती नहीं थी, हमें सीए वालों के साथ बिठा के पढ़ाया था। एग्जैक्टली। बट चलो आज की डेट में कम से कम इधर पे ये फैसिलिटी तो है कि अपन सीएस अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो हमारे टाइम तो यही था, फाइनल की क्लासेस होती नहीं थी। एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट बोलते तो उस समय चलो उस समय पढ़ा देता था कोई ना, बट फाइनल तो हमने सेल्फ पढ़ा। या पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है और अकाउंट्स पढ़ना है तो सीए की बेस में बैठ जाओ, बस स्कूल पढ़ाया। मैं सौतेला व्यवहार हुआ हाँ। सीएस के साथ प्रो पैसे पूरे लेते थे। फाइनेंसर अल्टीमेटली। तो मैम जो अपना सब्जेक्ट है एसएलसीएल क्या है उसके अंदर? देखिए कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ इज लाइक कंपनी बनाना, कंपनी लॉ ने सिखा दिया। पीयूष सर ने बताया कि बिना पैसों के काम नहीं चलता, तो अगर एक कंपनी बन चुकी है, कंपनी नीड्स कैपिटल फॉर रनिंग बिजनेस, तो वो कैपिटल कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा, पब्लिक से कैसे रेज करना है। मोर ओवर अभी तक क्या हुआ ना, स्टूडेंट्स ने, आप सब लोगों ने सीरीज देखी है हर्षद मेहता वाली, स्टॉक एक्सचेंज वाली, मूवी देखी है आप लोगों ने बिग बुल अभिषेक बच्चन वाली, तो वो सारी मूवीज में और सीरीज में आप लोगों ने जो जो देखा ना, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग, वो सब चीजें अब यहाँ इस सब्जेक्ट में आता है। तो अभी तक जो केवल सुना था बड़ों के मुंह से, ये सुना था, मूवीज में देखा था, वो सब अब पढ़ने को मिलता है। सब्जेक्ट है ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि होता ही पूरा सिक्योरिटी लॉ पर बेस्ड है, मार्केट पर बेस्ड है। मतलब मैं कहूँ ना तो ये सब्जेक्ट थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल ज्यादा है। आपको जो जो पढ़ रहे हो वो सब रियल लाइफ इवेंट्स में देखने को मिल जाता है। हर रोज न्यूज़पेपर उठाओगे, हर एक टर्मिनोलॉजी अब समझ में आएगी जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत नई। सेबी नाम सुना हुआ है, अब सेबी क्या है, इस पूरे सब्जेक्ट में हमको सेबी ही पूरा कवर किया गया है। सेबी जो पूरे मार्केट को रेगुलेट कर रही है, उसको हर एंगल से हमें पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट इज लाइक मार्केट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी। अब ये पढ़ने के बाद लगेगा जैसे हम बड़े हो गए, अब हम ट्रेडिंग भी समझते हैं, अब हम करना भी चाहते हैं, पर कंट्रोल करना है थोड़े दिनों तक, फिर कर सकते हैं ट्रेडिंग, वो सब सीखने को मिल जाएगा। तो आई रियली फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर तुम लोगों का प्यार इसी तरह से बरसता रहा तो विद्योदय भी एक दिन जल्दी लिस्ट होगा और फिर अपन जरूर मैम की हेल्प लेंगे all for all the listing provisions that are there in the subject. इसके बाद दो सब्जेक्ट्स और बचे, एक है EBCL और एक है taxation. ECI that has been changed. EBCL हुआ करता था, अब हो गया ECIPL. मैम आपके पास एक और सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव में. Yes. What is this about? सर ECIPL जैसे कि इसका जो नाम है, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सब्जेक्ट। पहला पार्ट है इकोनॉमिक कमर्शियल, जिसके अंदर आप बहुत एकदम इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी चीज पढ़ते हो। सबने यहाँ पर बात करी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें, लेकिन अगर किसी का विदेश में पैसा लगाने की इच्छा हो या वहां से पैसा लाने की इच्छा हो, ये फैक्ट है, हमें छोड़ो। तो ये सब्जेक्ट में आप बेसिकली वो भी पढ़ोगे, मतलब आप फेमा के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ोगे, फिर कंपटीशन, और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चैप्टर्स इसके अंदर, जब कोई ब्लैक मनी अर्न करता है तो उसको वो कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को काला करना सिखाया जाता है। नहीं सिखाया नहीं जाता है, ये बताया जाता है कि इसकी पेनाल्टी क्या क्या लगती है अगर तुमने ऐसा किया तो। दूसरा, जो देश छोड़ के भाग जाते हैं उनके साथ क्या क्या करता है हमारा देश का कानून। विजय माल्या के साथ क्या क्या हो हाँ सकता है, बस बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। जो दूसरा पार्ट है दैट इज योर IPR, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो यार, अब जब तुम आगे जाके CS की प्रैक्टिस करोगे, कोई तुम्हारा क्लाइंट होगा, वो बोलेगा कि यार मुझे पेटेंट कराना है, कॉपीराइट लेना है, या मेरा ब्रांड नेम है बट मुझे उसको रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ये सब होता कैसे। तुम्हें खुद को नहीं आता तो तुम अपने क्लाइंट को कैसे एडवाइस दोगे। तो इसके अंदर आप बेसिकली वो भी पढ़ोगे IPR। और दूसरी चीज, IPR का एक और बेनिफिट आपको CS प्रोफेशनल में भी मिलता है,
क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में हमारे पास कुछ इलेक्टिव ऑप्शंस आते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप यहाँ पर ही पढ़ लेते हो तो फाइनल का एक सब्जेक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं कवर यहीं से हो जाता है। ओके, सो एक तीर से दो निशाने। दो निशाने, एक एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा, प्रोफेशनल भी मिल जाएगी। तो कंपनी क्रिएट कर ली, हम लिस्ट भी हो गए, सारे लॉस भी पढ़ लिए, पैसे को मैनेज भी कर लिया, उसकी अकाउंटिंग वगैरह भी कर ली, सब हो गया। सर टैक्स वाइज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर वही हमें सीखना है जो हमारा 7th सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के अंदर, दैट इज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में। तो जो फ्यूचर जो टैक्स है हमारा जीएसटी, तो आपने पैसा कमा लिया, आपने कंपनी बना ली, लेकिन अगर 100 रुपए में से 40 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए हम लोगों ने, तो शायद फिर हम लोग कंपनी को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग अपना पर्सनल फाइनेंस जो है उसको भी मैनेज करने वाले हैं, वो भी हम लोग सिखाएंगे किस तरह से हमको अपना पर्सनल प्लानिंग करना होता है। और साथ ही साथ जिस दिन आपने कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट कर लिया है अपना, आप अपने प्रोफेशन में जाने वाले हैं, आप कंपनी में जाने वाले हैं, आप प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं, वहां पे इस सब्जेक्ट का बहुत रिलेवेंस है जो आपकी पर्सनल लाइफ में काम आने वाला है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर टैक्स प्लानिंग आपने नहीं सीखा है तो कहीं ना कहीं आप पैसा जो है वो सारा का सारा कमाए जाओ और गवर्नमेंट को दिए जाओ। तो हमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि किस जगह हम लोग टैक्स को बचा सकते हैं, कैसे हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो सब लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो कंप्लीट पार्ट जो है टैक्स लॉ का आपको पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अच्छा ओके, तो मोदी जी जो है वो नियम बना के थके जा रहे हैं और इधर टैक्स प्लानिंग के नए नए प्रोविजंस का नया नया इस्तेमाल सर तुम्हें करना सिखाएंगे इन द बैच ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। सो दैट हैज बीन रियली नाइस। ऑल द 7 फैकल्टी आर हियर दैट आर गोइंग टू टीच यू सीएस एग्जीक्यूटिव। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी एक ब्रीफ लिया सभी के सब्जेक्ट्स का। ये सातों सब्जेक्ट्स तुम्हें सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ना है, जिसको पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्टिव है नहीं। नाउ द थिंग दैट वी शुड बी वंडरिंग अबाउट कि पढ़ाई होगी कैसे, क्लासेस कितने टाइम की होगी, कैसे अप्रोच करना है सीएस एग्जीक्यूटिव को। तो जल्दी जल्दी उस पर थोड़ा थोड़ा रैपिड फायर हम लोग करते हैं और सारी फैकल्टी से थोड़े थोड़े व्यूज लेते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने अगर सीएसईटी की एग्जाम दी है अभी, तो मैं कौन सा अटेम्प्ट दे पाऊंगा सीएस एग्जीक्यूटिव का? यार 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको दिसंबर में बहुत ग्रुप मिल जाता है। बट अगर उसके बाद कराएं 31 जुलाई तक, तो फिर दिसंबर में आपको एक ही ग्रुप मिलता है, सिंगल ग्रुप नहीं। नितिशा मैम, व्हाट इज योर स्टैंड? एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर स्टूडेंट में कैपेसिटी है ना, आपको दोनों ग्रुप्स बिल्कुल देना चाहिए। 2 ग्रुप देने का फायदा आपको ये मिलता है कि वो जो एग्रीगेट होता है वो मेंटेन हो जाता है। एक ग्रुप में अगर आपके कोई मार्क्स कम भी है और दूसरे में अगर ज्यादा भी है ना, तो भी वो इंस्टीट्यूट से क्लियर मानता है, पास मानता है। तो बोथ ग्रुप देना बिल्कुल सही है। अभी आप एकदम नए आए हो सिलेबस में, अभी आप एनर्जेटिक भी हो, अपनी पूरी एनर्जी डालो, आप एक बार में दोनों ग्रुप बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोथ ग्रुप देना फायदे की बात है। एक ग्रुप अगर आपको लगा पढ़ते पढ़ते कि यार 2 ग्रुप मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है, यू कैन देन एंड देयर डिसाइड इटसेल्फ फॉर योरसेल्फ कि भाई हमको एक ही ग्रुप देना है, फिर फोकस अपना फिर एक ग्रुप पे ला सकते हैं। बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप फिकर करो, आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। बिल्कुल आप एकदम फ्रेश माइंड में हो, अटेम्प्ट करो। तो कितना ड्यूरेशन होगा क्लासेस का अगर मैं दोनों ग्रुप देता हूं तो? ड्यूरेशन क्लासेस का तो 7 घंटे हो जाएंगे अगर दोनों ग्रुप आप दे रहे हैं तो। 7 आवर्स आप मान लो क्लास आवर्स है, इंक्लूडिंग लंच एंड ब्रेक एंड ऑल दैट। ये एक्सटेंड भी अगर हुआ तो 8 आवर्स, 8 to 8.5 आवर्स हो जाता है। अगर आपने क्लास में जितना आज पढ़ा है उतना आप रिवाइज कर रहे हो घर पे जाकर के, दैट इज सफिशिएंट कि आप कोप अप कर सकते हो साथ साथ में क्लासेस के साथ में। टेस्ट की सीरीज चलती रहती है, टेस्ट सीरीज चलेंगी तो रिवीजन ऑटोमेटिकली होता है। मींस बहुत सारी चीजें, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, टेस्ट सीरीज रहेंगी, बहुत चीजें हैं जो आपको साथ साथ में रिवीजन भी करवाती जाएंगी। तो बोथ ग्रुप इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो अगर आपने ठान लिया है। ओके सर, एक क्वेश्चन था, मैम ने कहा कि अगर कैपेबिलिटी है तो बोथ ग्रुप के लिए जाओ। एज अ स्टूडेंट हाउ कैन आई नो दैट आई एम केपेबल और आई एम नॉट केपेबल? एक बार जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, आप क्लासेस में बैठना स्टार्ट करते हो, तो जब शुरुआत का आप 1 महीने 2 महीने क्लास लेते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि कितने सब्जेक्ट्स हम लोग डील करने वाले। एक्चुअली होता क्या है, जो सीएस सीबी था आपका वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे था, और जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव होने वाला है वो पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है। सब्जेक्ट काफी सारे नए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, तो वो डिपेंड करेगा कि जब आप क्लासेस ले रहे हो तो आप कवर कर पा रहे हो। मैंने बोला था कि अगर आप डेली रूटीन में जो है, क्योंकि 8 आवर्स आपकी अप्रोच क्लासेस रहेंगी, अब 8 घंटे आपने यहाँ पढ़ाई करिए और उसका 4 आवर्स आपका एटलीस्ट घर पे सेल्फ स्टडी रहेगा। तो अगर आप कैपेबल हो कि मैं 12 आवर्स दे सकता हूँ, 8 आवर्स कोचिंग पे और 4 आवर्स मैं घर पे सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप इजी वे में उसको कर सकते हो। और फाइनली जब हमारा टेस्टिंग होएगा तो आप शुरुआत के जब 2-5 टेस्ट दोगे तो आपको अपने आप आइडिया होता है कि हम लोग कैपेबल हैं नहीं है। तो प्रैक्टिस करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा और शुरुआत के 1 या 2 महीने में आप डिसीजन ले सकते हो इजी। मतलब घर में बैठकर सोचने से तो कुछ नहीं होगा, you really have to get yourself on the ground, try a few shots and probably then you might get to know whether it is for you or not. That's what we can sum up.
तो एक और अच्छी बात मुकेश सर ने बोली, टेस्ट। तो पीयूष सर, क्या टेस्ट मैकेनिज्म रहने वाला है सीएस एग्जीक्यूटिव का, कैसे टेस्ट होंगे और क्या कॉपी चेकिंग होगी, क्या स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा सा इलाबोरेट अगर आप कर पाए। जैसे मुकेश सर ने भी बताया कि वीकली टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं, तो उस टेस्ट में थोड़ा सा मैं और इलोबरेट करता हूँ कि टेस्ट का एक पैटर्न है। ऐसा नहीं कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है तो उन्होंने टेस्ट पेपर बना दिया। थोड़ा सा मतलब मैं इसको और इलोबरेट करके बता रहा हूँ कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है, टेस्ट बनाने वाली टीम हमारी अलग है, फैकल्टी उसके बाद उस टेस्ट को चेक करती है, और टेस्ट की कॉपी चेकिंग वाली टीम अलग है, और उसकी एक क्वालिटी कंट्रोल भी है। मतलब फैकल्टी एक बार क्वालिटी चेक करती है कि कॉपीज अच्छे से टेस्ट अच्छे से चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कॉपी चेक कर रहे हैं, उसको नॉलेज ही नहीं है, केवल वो सॉल्यूशन देख के कॉपी चेक कर रहा है। तो एक क्वालिटी चेक के लिए फैकल्टीज कुछ कॉपीज की रैंडम चेकिंग भी कर लेती, ताकि एक क्वालिटी रहे, स्टूडेंट को भी समझ आए कि नहीं यार मेरे जो मार्क्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, अगर किसी रीजन से रिड्यूस हो रहे हैं तो वो उसको पता लगे, राइट। तो फैकल्टी टेस्ट पेपर खुद नहीं बना रही, तो एक ये बेहतर थिंग क्या है कि फैकल्टी कभी कभी क्या होती है कि फैकल्टी टेस्ट पेपर अगर खुद बनाती है तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मेरी 11th क्लास की टीचर भी आईएमपी लगवा देती थी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, और कोई पेपर आता था, तो हम आराम से तो टीम थोड़ी सी अलग है। तो क्या होगा कि एक मजा आएगा, फैकल्टी को भी मजा आएगा पढ़ाने में, कॉपी चेकर को भी मजा आएगा कॉपी चेक करने, और बाद में आपकी क्वालिटी चेक भी हो जाएगा कि हाँ टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो पेरेंट्स को मार्क्स बताते हैं कैसे, ऐसे अगर नंबर आए? अब पेरेंट्स को मतलब ऑब्वियसली बच्चे को जवाब तो देना होगा कि उसने अगर परफॉर्मेंस किया है तो क्या रिजल्ट रहा है, वो जवाब तो देना होगा। एज अ स्टूडेंट अब आपने मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया कि मुझे ज्वाइन करना है। बच्चों के इंटरेस्ट में बोल सकते हैं, उनकी इच्छा होगी तो बता दें। लेकिन डिसीजन पेरेंट्स का ही होगा कि विद्योदय ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, तो पेरेंट्स के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स के लिए बेस्ट एकेडमी है कि आपको यहाँ ज्वाइन कराना चाहिए। आप तक मार्क्स पहुंचेंगे और एकदम एग्जैक्ट पहुंचेंगे जैसा हम चेक कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको हर बात पे डाउट आ जाता है, मतलब आप सोच नहीं सकते मुझे कितने डाउट्स आते हैं, और स्पेसिफिकली इन अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो प्रैक्टिकल है, जो मेरा फोटे नहीं है, तो उसमें मैं डाउट पूछूंगा कैसे, डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म क्या होगा विद्योदय का इस सीएस एग्जीक्यूटिव पास? सर अकाउंट्स के जो डाउट्स होते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के जो भी डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने पास 3 तरीके के सिस्टम्स रहते हैं। एक तो आपका या तो डायरेक्ट फेस टू फेस फैकल्टी से आप पूछ सकते हो, दूसरा आपकी जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डाउट्स क्लियरेंस के ग्रुप बने हुए हैं सर, तो उसमें आप डाउट्स आप डाल सकते हो, और तीसरा ये जूम सेशन चलते हैं सर, उस पे भी आप आराम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मतलब 3 ऑप्शन है। हाँ, 3 ऑप्शन है। और यहाँ पे जैसे अकाउंट्स की बात करें, बच्चों को अकाउंट्स में ऐसा रहता है कि कभी जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट रहते हैं, बट अकाउंट्स को अगर उसमें डाउट्स रहता है, तो मैं अकाउंट्स की बात करूँ खासकर विद्योदय की, तो मैं टोटली आपका फुल टाइम फैकल्टी हूँ। तो आप जब पूछोगे नहीं तब आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, नहीं तो सुबह से शाम तक जब भी मतलब यहीं रहता हूँ, आप नहीं पूछोगे तब आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, बाकी तो आपको ही सोचना है। मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो आप मतलब गुरु हो, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मेनी ऑफ द टाइम्स हम डिमोटिवेट होते हैं, कभी कभार एक फेज आता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, एंड व्हेन वी फाइंड टीचर्स लाइक दीस जो कि हमेशा अवेलेबल है, तो एक बार वो होता है ना कि थोड़ा सा अगर समझा दिया तो सट जाएंगे, लाइक दैट। तो इफ आई वुड हैव बीन इन टच, तो मैं संतोष सर के कांटेक्ट में कराऊंगा थ्रू आउट द सीएस एग्जीक्यूटिव जर्नी, देन इन दैट सिनेरियो पॉसिबली मेरा मोरल जो है वो हमेशा हाई रहेगा। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स एन आइसबर्ग गेम। जैसे आइसबर्ग ऊपर टिप बहुत छोटी दिखती है लेकिन अंदर बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में यूट्यूब पर जब तुम देखोगे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे जब फैकल्टी को या अलग अलग इंस्टीट्यूट के डेमोस तुम देखोगे, तो यू माइट थिंक कि ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट वेरी ऑनेस्टली इट इज द सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड, हाउ एफिशिएंट द एंटायर टीम इज परफॉर्मिंग टुगेदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ सपोर्टिव ईच फैकल्टी इज, हाउ सपोर्टिव द इंस्टीट्यूट इज, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द स्टूडेंट। वरना रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है यार, कोई 19-20 पढ़ा सकता है, बट ऐसा नहीं होता कि कोई 10 पढ़ा रहा है, कोई 20 पढ़ा रहा है। इट इज मोर अबाउट द सपोर्ट सिस्टम एंड द एंटायर harmony of the team that makes you pass in CS executive. Anyway, Amandeep ma'am, one more question कि notes किस तरीके से होंगे CS executive के अंदर? सर नोट्स हमारे मतलब आपको 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक हम मॉड्यूल से भी पढ़ाते हैं जो इंस्टीट्यूट का होता है हमारा आईसीएस, और वो फुल्ली कवर्ड होता है। एक बात सबसे अच्छी ये है आईसीएस या हम किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, वो अपने मॉड्यूल के बाहर कभी कुछ नहीं पूछते, तो बच्चे को कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये तो था ही नहीं तो ये पूछ लेंगे क्या, नहीं, जो आपको मॉड्यूल में दिया है वही आता है। दूसरा, हम मॉड्यूल बेस्ड ही हमारे खुद के भी विद्योदय के नोट्स भी बनाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ रिविजन। क्योंकि क्या होता है, मॉड्यूल बच्चा डर जाता है 600 पढ़ने का, 650 पढ़ने का, और इतना मोटा मॉड्यूल, और वो भी एक सब्जेक्ट का नहीं, 7 सब्जेक्ट का। तो इसीलिए हम थोड़े से शॉर्ट में ब्रीफ में नोट्स बनाते हैं ताकि बच्चे को राइटिंग में भी हेल्प हो जाए
और उसको पढ़ते टाइम पे ऐसा ना लगे कि यार बहुत सारा पढ़ना है मुझे, जो उसमें से इम्पोर्टेंट है हम वो सारी चीज़ों को कंपाइल करके ब्रीफ में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम इस बार कुछ लॉ लिखित जैसा भी स्टार्ट करने वाले हैं। So Neha ma'am, what is law likhit that we are going to offer to CS executive students? सो हमारा विद्यालय लॉ लिखित भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको क्लास में देते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। इससे क्या होता है, आपने जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा है वो आप कैसे रिवाइज करोगे। तो एक तरीके से क्या हो जाता है कि आपने उसे क्लास में भी प्रैक्टिस कर लिया और उसे घर पे भी प्रैक्टिस कर लिया। और हमारे प्रोफेशन में हमारे जो सिलेबस होता है हम इसको लर्न ही कैसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेट रिवीजन से। तो कहीं ना कहीं एट अ टाइम में आपका 3 बार क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, जो आपको चीजें मेमोराइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं फटाफट अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ ऐसी सारी फैकल्टी से, जस्ट टू हैव मोर इंटरेक्शन एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल सेल्फ्स। तो तने से 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन योर फेवरेट एज सो फार? कौन सी एज आपको सबसे ज्यादा प्रख्यात अभी भी पिछले साल क्या टाइम तो वही अच्छा था जब मैंने सीएस क्लियर किया था, वो ईयर ही मेरे लिए बेस्ट था। मतलब एज 20, डिस्क्लोज हो जाए। 22 या 23? सर मतलब 22 और 23 में तो मतलब अलग ही लेवल होगा। खैर, इफ यू कैन अफोर्ड एनी कार, आई नो यू कैन अफोर्ड सो मेनी, but if you could afford any of the car out of somebody else's pocket, which one would you drive? Ferrari. That's a nice choice. Even I would have chosen that. Nice. Nitisha ma'am, next question to you. What is one thing you regret spending money on? Spending money on? तने से डर गए थे कि what is one thing you regret? I regret spending money on my husband's parties. Spending money on your Husband's parties. Okay, पॉकेट मनी भैया। Okay. Mukesh sir, next question is on to you. What is your hidden talent? जो पता नहीं है लोगों को। As such, टीचिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। चल मुकेश सर, one question. What was your favorite subject in school? तब तो टैक्स होता नहीं था, अब आप फंस गए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, Yes. मैथ्स आपको पसंद है Yeah. और फिर सडनली आपने कॉमर्स नहीं। कॉमर्स ले लिया। वेरी नाइस, रेयरली हैपेंस। पीयूष सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। व्हाट इज योर गो टू लेजी डिनर? आपने कभी कुकिंग वगैरह करी? मैगी के अलावा बोले मैं दो मिनट में तो वही पानी गर्म करने के अलावा हालांकि एडवर्टाइजमेंट सुना है, बनती नहीं है। मैं भी हर टाइप की मैगी बना लेता हूँ। आई शुड स्पेशल मेंशन माई सेल्फ। जितनी भी तरह की मैगी हो सकती है मैं सारी बना सकता हूँ। 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 40 रुपए वाली। आई कैन इवन मेक ऑल टाइप ऑफ मैगीज। बस खाते नहीं है, बस खाते नहीं है। सर एकदम फास्ट, रैपिड फायर। वर्क और प्ले? प्ले। लव और फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप। मैम? कोई बात नहीं, I'm with him. It applies to me. मनी और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। कैट और डॉग? बोथ। समर और विंटर? विंटर। विंटर। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग? Evening. सॉल्टी और स्वीट? Sweet. डू यू shower at night or in the morning? Both. Both. Would you rather fly or have super strength? fly, Would you rather find your dream job or win the lottery? dream job, Are you more of an introvert or an extrovert? introvert, Expensive presents or homemade presents? homemade presents, नेहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। Do you prefer driving or flying? Flying. Work or play? Play. Love or friendship? Friendship. Money or happiness? Happiness. Fresh food or fried food? Fresh food. Are you more cautious or more bold? Cautious. Would you rather sleep at night or take a long nap at midday? Sleep at night. Sleep at night. तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक chat किया with each of the faculty so that we can really know what their true colors are. Anyway, one last question that I would like to ask तने सर कि सर मैं अगर CACET का बच्चा हूँ तो मैं विद्योदय की ही CS एग्जीक्यूटिव की बैच क्यों ज्वाइन करूँ और इसी फैकल्टी टीम से क्यों पढ़ूँ? यार पढ़ा तो सभी रहे, बट हम तो मजे लेते लेते और मजे करते करते पढ़ाते हैं। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ एंजॉय करना चाहते हो और सबसे बड़ी चीज पास होना चाहते हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पास होने की गारंटी है, पास नहीं तो फीस नहीं, तो ज्वाइन करना चाहिए, मजा तो तभी आएगा। Besides ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है डेडिकेटेड टीम है यहाँ पर। डेडिकेटेड टीम एज एन ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा किसी भी फैकल्टी से मिलकर कि कोई फैकल्टी आप पे फ्रस्ट्रेट हो रही है या आपको कोई मॉक कर रहा होगा। आपका एक सिली से सिली क्वेश्चन होगा, सिली से सिली अगर डाउट भी होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेस से हर चीज क्लियर होना जरूरी है, वो डेडिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपको टीचर्स यहाँ पढ़ाने वाले हैं वो काफ़ी सालों से इस फील्ड में अपने जो है एक्टिव हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ अपना प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलने वाली है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उनको क्या करने वाला है। तो जो टीम है हमारी सीएस की, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, फैकल्टीज हैं जिसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी मिलने वाले हैं और बिल्कुल यंगस्टर फैकल्टीज भी मिलने वाले हैं। तो एक मजा आने वाला है हम लोगों को, ऐसा बोल सकते हैं कि जब लोग पढ़ेंगे साथ में तो आपके एज ग्रुप वाले जो टीचर्स हैं हमारे पास पे वो भी अवेलेबल हैं, और जो बहुत सीनियर फैकल्टीज हैं, लाइक तने सर हैं, मैम हैं, काफी सारे सीनियर फैकल्टीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। That's actually very, very important. So with this hope that we really host you in CS Executive, I really want to end this podcast. And very honestly, ये podcast करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कई बार बच्चे आते हैं, डेमो लेक्चर्स देखते हैं, ब्रोशर्स पढ़ते हैं, एंड दे मेक द डिसीजंस आउटराइटली। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो decisions should also be led by heart and not by mind always. So it is very, very important that we look at all the faculty that are going to teach us. We see them, we watch them, we understand them, and most importantly we assess whether we are able to make connect with them or not. तो अगर तुम लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है, if you are able to make connect with any of the faculty, तो तुम्हें लगता है कि इस फैकल्टी के साथ मेरी वेवलेंथ मैच हो जाएगी, तो बस वही एक गुरु की जरूरत होती है जो तुम्हें CS एग्जीक्यूटिव पास करा करके छोड़ेगा। So with this aspiration and with this hope that we are going to meet soon in CS executive, I am not going to teach you, but I'll always be there in the academy. So see you there for CS executive. The date is 16th of July. 17th. The date is 17th of July. All of us are waiting over there. तो एक बार जल्दी से बोल देते हैं मोदी जी की स्टाइल में, ऐसे कैमरा ले आओ। तो मोदी जी ने इस बार नारा दिया था 400 पार के लिए। हम लोगों को CS एग्जीक्यूटिव में 400 की जरूरत नहीं है, 350 में हमारी बहुमत हो जाएगी, हम बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे। तो अब की बार 350 पार।